हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SN1 रिएक्शन के बारे में। तो SN1 रिएक्शन का फुल फॉर्म होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट, आपको नेम से समझ में आ रहा होगा। SN1 1 मीन्स मॉलिक्यूलैरिटी इस रिएक्शन का 1 होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। राइट, तो चलिए देखते हैं ये रिएक्शन होता क्या है। तो अगर मैं सिंपल से एग्जांपल लूं, मिथाइल है, कार्बन मिथाइल मिथाइल, यहाँ पे कोई हैलोजन अटैच कर दिया, इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और कोई सॉल्वेंट होगा। ऑफ कोर्स जितने भी रिएक्शन होते हैं कोई ना कोई सॉल्वेंट होना चाहिए, तो फिर प्रोडक्ट फॉर्म होगा मिथाइल कार्बन मिथाइल मिथाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा प्लस X माइनस। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस हैलोजन को, ये जो हैलोजन है या फिर आप इसे लिविंग ग्रुप बोल लीजिए, इस लिविंग ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन का नेम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता ही यही है, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को कोई अदर ग्रुप रिप्लेस करेगा या फिर सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। राइट, सिंस न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है इसीलिए हम इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ये यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है, ये अब हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इस रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म देखा जाए, आपके पास कार्बन है, मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल, और यहाँ पे हैलोजन है। राइट, देखिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप देखेंगे SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर आपको याद होगा तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली इस कार्बन पर अटैक कर रहा था और ये हैलोजन यहाँ से बाहर जा रहा था। क्लियर है? लेकिन इस केस में क्या होगा, सिंस ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है? कल मैंने रेट ऑफ SN2 पढ़ाया था। रेट ऑफ SN2 स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस, रेट ऑफ SN2 डिक्रीजेस। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, इस कार्बन पे देखेंगे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, तो अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता है। जब बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता है, अब यहाँ से SN2 मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, स्टेप 1 में सॉल्वेंट के प्रेजेंस में यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस और होमोलिसिस आपको पता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होते हैं ये। तो ये हाइड्रोलिसिस होगा सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ये X माइनस बाहर जाएगा, तो ये बन जाएगा मिथाइल कार्बन मिथाइल मिथाइल, और यहाँ पे प्लस रहेगा प्लस X माइनस। तो स्टेप 1 में सॉल्वेंट क्या करेगा, जस्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगा। कार्बन और हैलोजन बॉन्ड में आपको पता है हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा माइनस, कार्बन पे डेल्टा प्लस। तो ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, C प्लस और X माइनस रहेगा। तो स्टेप 1 में कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया। ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, आपको पता है इस कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा, यहाँ पे एक p ऑर्बिटल रहेगा, वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो यहाँ ये हो गया स्टेप 1। क्लियर है? अब स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है ब्रेक हो चुका है, C प्लस फॉर्म हो चुका है, प्लस X माइनस। अब न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, सबको समझ में आ रहा होगा कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा। वैकेंट ऑर्बिटल को ये लोन पेयर डोनेट करेगा। मींस स्टेप 2 में क्या होगा,
मिथाइल सिंगल बॉन्ड कार्बन, मिथाइल मिथाइल वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, C प्लस का मतलब यही होता है। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्लियर है। तो यार मैंने बताया है आपको कार्बोकेटाइन जब मैं पढ़ा रहा था कि जो कार्बोकेटाइन होता है ये sp2 प्लेनर हो सकता है, p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होता है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल बाहर से आए तो ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है, या तो नीचे से अटैक कर सकता है या तो ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल के पास दो पॉसिबिलिटी है, आइदर ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है या फिर नीचे से भी इस p ऑर्बिटल को अप्रोच कर सकता है। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा तो ये कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनता है, कार्बन पे मिथाइल 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 और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है, राइट। या फिर ये नीचे से भी अटैच कर सकता था, तो यहाँ पे कार्बन मिथाइल 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 और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक होता। लेकिन यार इस केस में अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूँ तो यार ये कायरल सेंटर तो है नहीं, बिकॉज ये मिथाइल मिथाइल सेम है, कायरल सेंटर नहीं है तो ये दोनों सेम ही है। अगर ये कायरल सेंटर होता तो ये दोनों मिरर इमेज होते, मुझे दो प्रोडक्ट मिलता। तो इस केस में SN1 रिएक्शन में अगर यहाँ पे 3 डिफरेंट ग्रुप होंगे तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, क्लियर है। और ये दोनों रेसिमिक मिक्सचर होते कब होते, जब ये तीनों ग्रुप डिफरेंट होते। लेकिन टेंशन नहीं है, इस केस में मिथाइल 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 सेम ही है, ये और ये दोनों कंपाउंड इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में सेम है, राइट। तो अगर आप इस मैकेनिज्म को देखेंगे तो 2 स्टेप का मैकेनिज्म है। स्टेप 1 में हाइड्रोलिसिस हो रहा है और स्टेप 2 में प्लस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। स्टेप 2 रिलेटिवली फास्ट होता है, स्टेप 1 ये स्लो होता है, इसलिए RDS कौन सा स्टेप हो जाएगा, तो स्टेप 1 मेरा RDS हो जाएगा। ये स्टेप 2 क्या होता है, फास्ट होता है, क्लियर है क्या। चलिए नोट कर लीजिए और इसमें कुछ पॉइंट लिखते हैं। चलिए अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करूं तो आपको पता है 2 स्टेप रिएक्शन का एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर ये 2 स्टेप रिएक्शन है, आपको पता है 2 पीक्स मिलेंगे, नंबर 1 थिंग। तो अगर मैं यहाँ पे एनर्जी लिख लूं, यहाँ पे y एक्सिस पे एनर्जी है और x एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। वैसे ये ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए तो ये ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। तो ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड वीक होता है, न्यूक्लियोफाइल जैसे मान लो OH माइनस जो भी है, जनरली ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, राइट। तो जनरली ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। तो एक्सोथर्मिक क्या मींस रिएक्टेंट का एनर्जी अगर यहाँ पे है, प्रोडक्ट का एनर्जी नीचे होगा, क्लियर है। फिर यहाँ पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, 2 ट्रांजिशन स्टेट होंगे 2 स्टेप रिएक्शन में। अगर ये 2 स्टेप रिएक्शन है तो 2 ट्रांजिशन स्टेट होंगे। सिंस स्टेप 1 RDS है तो फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो अगर फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है मींस ये ग्राफ ऐसे आएगा, फिर नेक्स्ट ये ग्राफ ऐसा आएगा। यहाँ पे इंटरमीडिएट रहेगा, कार्बोकेटाइन रहेगा, क्लियर है क्या। नोट कर लें एनर्जी लेवल डायग्राम और चलिए कुछ नोट पे पॉइंट्स लिखते हैं। नोट पे फर्स्ट पॉइंट, लिखिए इसमें कि ये SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में। पहला पॉइंट लिखिए SN1 reaction takes place in 2 step. SN1 reaction takes place in 2 steps. फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है,
सेकेंड स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, इन फर्स्ट स्टेप bond breaking takes place. In first step bond breaking takes place, and in second step bond formation takes place. In first step bond breaking takes place, and in second step bond formation takes place. हो गया। थर्ड पॉइंट, इन दोनों स्टेप में कौन सा स्टेप आरडीएस है? तो फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस, लेकिन थर्ड पॉइंट फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस, फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस, फर्स्ट स्टेप इज RDS, in which first step is RDS in which कार्बोकेटायन is formed as an intermediate। यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो first step is RDS in which कार्बोकेटायन is formed as an intermediate। पॉइंट नंबर 4, सबको पता है कार्बोकेटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो सबसे पहले रीअरेंजमेंट करेंगे, इसके बाद रिएक्शन करेंगे, आगे का रिएक्शन, राइट? तो लिखिए फोर्थ पॉइंट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज पॉसिबल। पॉइंट नंबर 5 है यार कि अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, ऑलराइट, तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये आरडीएस है, क्लियर है? फर्स्ट स्टेप आरडीएस है तो रेट इसी से डिसाइड करेंगे, सिंपल है। अब देखो आरडीएस में क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। अगर कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा, कार्बोकेटायन अगर मोर स्टेबल होगा तो फटाक से बनेगा तो रिएक्शन फटाक से होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सिंपल है। तो फिफ्थ पॉइंट लिखिए कि रेट ऑफ SN1 reaction is directly proportional to stability of carbocation. Rate of SN1 reaction is directly proportional to stability of carbocation. आपको रेट डिसाइड करना है, रेट CH3X, CH3CH2X, CH3CH, CH3X, CH3C, CH3CH3X। इनमें अगर आपको रेट ऑफ SN1 डिसाइड करना है, सोचिए रेट ऑफ SN1 सबसे ज्यादा किसमें होगा? अगर मैं रेट ऑफ SN1 की बात करूं, तो यहां से अगर आप x माइनस हटाएंगे तो Cp प्लस आएगा, x माइनस हटाएंगे Cp प्लस आएगा, x माइनस हटाएंगे Cp प्लस आएगा, x माइनस हटाएंगे Cp प्लस आएगा। ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये तो मिथाइल पे है। सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर ये तो रेट ऑफ SN1 का ऑर्डर ये होगा, राइट? पॉइंट नंबर 6,
फिर से अगर कार्बोकेटाइन सेम है, इस केस में लेट्स से दो रिएक्शन है, दोनों में कार्बोकेटाइन सेम बन रहा है, इस केस में आपको पता है कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, Rx है, स्टेप 1 में R प्लस प्लस X माइनस बन रहा है। तो अगर ये गुड लिविंग ग्रुप होगा तो ये फटाक से बाहर जाएगा, फटाक से बाहर जाएगा तो रेट ऑफ SN1 ये भी ज्यादा होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर कार्बोकेटाइन सेम है, पहले तो मैं कार्बोकेटाइन देखूंगा, अगर कार्बोकेटाइन सेम है इस केस में रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो पॉइंट नंबर 6 लिखिए, इफ कार्बोकेटाइन इज सेम, if carbocation is same, then rate of SN1 reaction, if carbocation is same, then rate of SN1 reaction is directly proportional to, rate of SN1 reaction is directly proportional to living tendency of X माइनस, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ SN1 इसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे RF है, RCl है, RBr है, RI है, R पार्ट सब में सेम है, तो यहाँ पे वही रेट ऑफ SN1 का ऑर्डर क्या होगा। R प्लस देखेंगे सब में कॉमन है, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस में सबसे गुड लिविंग ग्रुप I माइनस है, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस। इसलिए रेट ऑफ SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा RI में, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF में होगा। क्लियर है? चलिए अपन एक सिंपल सा प्रॉब्लम लिखते हैं इसी पे। क्वेश्चन आपके लिए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स towards reactivity of SN1। फर्स्ट कंपाउंड है CH3CH2Cl, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 3CH3Br, ऑप्शन सी इज CH3Br। हेलोजन है,
चलिए फिर सारे ट्राई कर लें पहले तो। तो आप एक और ऐड कर सकते हो 11 फिर CH2Cl भी मिथाइल OCH2Cl। तो चाहे तो वीडियो पॉज करके ट्राई करें या फिर आपने ट्राई कर भी लिया होगा। चलिए देखते हैं करना क्या है। आपको लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना है, कार्बोकेटायन फॉर्म करना है। कार्बोकेटायन जिसका मोर स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ असेंबल ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए में यहाँ पे प्लस फॉर्म होगा, चलिए कुछ और कलर दे देता हूँ। यहाँ पे प्लस फॉर्म होगा, यहाँ पे प्लस फॉर्म होगा, यहाँ पे प्लस फॉर्म होगा। ऑप्शन सी इज 3 डिग्री, ऑप्शन डी इज 2 डिग्री एंड ऑप्शन ए इज 1 डिग्री। सो आंसर विल बी सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। सेकंड में देखा जाए तो यहाँ पे हैलोजन अगर बाहर जाएगा प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ए वाला कंपाउंड देखा जाए तो ये रिंग एरोमेटिक है, एरोमेटिक। बी वाला रिंग एंटी एरोमेटिक है एंड सी वाला रिंग नॉन एरोमेटिक है। आपको पता है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक में एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। राइट। थर्ड में देखा जाए तो यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट है। इसमें यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, रेजोनेंस में जाएगा। ये कार्बोकेटायन एरोमेटिक है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन सी दिख रहा है, फिर ए है, इसीलिए आंसर विल बी सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। फोर्थ अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 1 डिग्री है लेकिन बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है। बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है तो सबसे ज्यादा स्टेबल बी होगा, फिर सी, फिर ए होगा, मींस बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। फिफ्थ में देखा जाए फिर से आप हैलोजन रिमूव करें, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस फॉर्म होगा। सी ऑप्शन में कार्बोकेटायन बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। इस ऑक्सीजन का माइनस आई स्ट्रॉन्ग होगा, इसका माइनस आई रिलेटिवली दूर है तो कम होगा। माइनस आई से प्लस का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। यहाँ पे माइनस आई नहीं, इस ऑक्सीजन का प्लस एम लगेगा बिकॉज रेजोनेंस होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल सी है कार्बोकेटायन। इसके बाद माइनस आई से प्लस का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग माइनस आई से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो सी के बाद नंबर आएगा ए के बाद नंबर आएगा बी, सी ए बी। राइट। सिक्स्थ अगर देखा जाए, सिक्स्थ में यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजोनेंस है, 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है। मींस मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, इसीलिए स्टेबिलिटी बी ग्रेटर देन ए होगा। राइट। सेवेंथ में देखा जाए एक्स माइनस बाहर निकाला, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। NO2 का माइनस एम इफेक्ट, OMe का प्लस एम इफेक्ट होगा। प्लस एम से स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, माइनस एम से स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। क्लियर है। 8 अगर देखा जाए, 8 में हाइड्रोजन बाहर गया तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। मिथाइल का 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा स्टेबल बी है, फिर सी, फिर ए। तो रेट भी सेम ऑर्डर फॉलो करेगा, बी सी ए। मींस अगर आपको जीओसी आता है फिर ये
बहुत सिंपल है आपके लिए। फिर से x माइनस बाहर निकाले, प्लस मिलेगा, यहाँ भी प्लस मिलेगा। पैरा पे CH3 और CD3 का प्लस H इफेक्ट लगेगा। मैं आपको बता दूं प्लस H इफेक्ट CH3 का ज्यादा होता है CD3 से, राइट। लेकिन अगर प्लस I की बात करें तो प्लस I CD3 का ज्यादा होगा CH3 से, ये आपको पता है। तो यहाँ पे CH3 का प्लस H ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, A ग्रेटर देन B आंसर होगा। यहाँ भी अगर प्लस आएगा, ये मेटा पे है तो मेटा पे प्लस I लगेगा, राइट। CD3 का प्लस I और स्ट्रॉन्ग है तो इसका प्लस I और स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये प्लस चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो B मोर स्टेबल है, B ग्रेटर देन A। 11th में देखा जाए PHCH2Cl में, यहाँ पे कार्बन में प्लस, यहाँ पे कार्बन में प्लस, लेकिन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है। बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, इसीलिए B ग्रेटर देन A। एक बार आंसर आप मैच कर ले। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। के बाद 12th क्वेश्चन लिखा जाए। ब्रोमीन हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, A एंड B। इनमें डिसाइड करना है किसका रेट ऑफ असाइनमेंट ज्यादा होगा। अब तो एक प्रॉब्लम मैच देखना है, इसको आप चाहें तो स्टार मार्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये पार्ट जो टर्शियरी ब्यूटाइल है, यहाँ भी इक्वेटोरियल पे है, यहाँ भी इक्वेटोरियल पे है, ये तो सेम है। ब्रोमीन यहाँ पे एक्सियल पे है, यहाँ पे ब्रोमीन इक्वेटोरियल पे है। अगर मैं दोनों में से Br माइनस रिमूव करूँ तो क्या फॉर्म होगा, यहां से अगर मैं Br माइनस रिमूव करूंगा तो ये बनाएगा, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे प्लस फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोजन रहेगा, राइट। यहां से भी अगर Br माइनस रिमूव करेंगे तो प्लस आएगा, ये सेम चीज बनेगा, कार्बोकेटाइन है। फिर यहाँ पे मैं इक्वेटोरियल और एक्सियल की बात नहीं करूंगा, तो दोनों ही मॉलिक्यूल से कार्बोकेटाइन सेम बनेगा। ये बात समझ में आ रही है। कार्बोकेटाइन में प्लस चार्ज में आप ऐसा ना सोचें कि हाइड्रोजन ऊपर है तो यहाँ भी हाइड्रोजन ऊपर रहेगा। कार्बोकेटाइन sp2 प्लेनर होने का ट्राई करेगा, राइट। तो दोनों से ही कार्बोकेटाइन सेम मिलेगा, तो दोनों ही मॉलिक्यूल से मुझे सेम कार्बोकेटाइन मिल रहा है, क्लियर है। अगर दोनों से ही सेम कार्बोकेटाइन मिल रहा है तो अब देखें आप, अगर मैं रिएक्टेंट देखूं, आपको पता है कि अगर ये एक्सियल पे है तो हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा, तो 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन होगा इसमें, राइट। लेकिन इस मॉलिक्यूल में, इसमें तो ब्रोमीन इक्वेटोरियल पे है, तो अगर ये इक्वेटोरियल पे है तो यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा, 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन कम होगा। मीन्स इस मॉलिक्यूल में 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन होगा, मीन्स ये लेस स्टेबल है। तो देखो यार, किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट लेस स्टेबल है, इसका रिएक्टेंट मोर स्टेबल है, और इंटरमीडिएट सेम मिल रहा है, कौन फास्ट रिएक्ट करेगा? अगर इंटरमीडिएट सेम है तो जो लेस स्टेबल है इसका रिएक्शन फास्ट होगा, जो मोर स्टेबल है, ऑलरेडी ये स्टेबल है, इसको रिएक्शन करने की कोई नीड नहीं है, राइट। तो ये अगर मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल इज, ये लेस रिएक्टिव होगा,
ध्यान से सुनना, अगर रिएक्टेंट मोर स्टेबल है तो वो लेस रिएक्टिव होगा। रिएक्टेंट के लिए बोल रहा हूं मैं, प्रोडक्ट के लिए नहीं। अगर रिएक्टेंट मोर स्टेबल है तो ये लेस रिएक्टिव होगा। कब अपन ये लॉजिक लगाएंगे? जब कार्बोकेटायन सेम मिल जाए। इन दोनों में अगर मैं ए एंड बी में अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो ए इज मोर रिएक्टिव दैन बी। नोट कर लीजिए आप। मोर स्टेबल रिएक्टेंट, अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम से अगर आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है और यहाँ पे एनर्जी है, दो रिएक्टेंट है, ए वाला लेस स्टेबल है तो ए मोर एनर्जेटिक होगा, ए इज मोर एनर्जेटिक जी। इंटरमीडिएट दोनों का सेम है, इंटरमीडिएट दोनों का सेम होगा, फिर ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। बी वाला मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है मींस बी का एनर्जी नीचे होगा, राइट। और सिंस यहाँ पे सेम कार्बोकेटायन मिल रहा है मींस बी से भी जो दो स्टेप का रिएक्शन होगा कार्बोकेटायन सेम ही मिलना है, क्लियर है। और अगर कार्बोकेटायन सेम है और आपको पता है टू स्टेप रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, हेमंड्स प्रिंसिपल, बहुत सारे लोग भूल गए होंगे। हेमंड्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी किससे मैच करता है? इंटरमीडिएट से। इंटरमीडिएट से ना ऑलमोस्ट दोनों का जो ट्रांजिशन स्टेट होगा ऑलमोस्ट सेम ही होगा। ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ए के लिए आप देख रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है और बी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है। ए के लिए अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। नोट कर लेना चाहे तो ये ग्राफ भी, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है, ये इंटरमीडिएट है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हेडिंग दीजिए काइनेटिक्स इन्वॉल्व्ड इन SN1 रिएक्शन। काइनेटिक्स इन्वॉल्व्ड इन SN1 रिएक्शन। चलिए मैं काइनेटिक्स से पहले मैं आपको थोड़ा सा SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म फिर से देता हूँ, इजी हो जाएगा। मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है, RX ब्रेक होगा R प्लस प्लस X माइनस में, फिर जो R प्लस है इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, ये RNU बन जाएगा। टू स्टेप का रिएक्शन होता है, ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है, क्लियर है। स्टेप 1 इज स्लो सो दिस विल बी RDS। अब देखो यार, काइनेटिक्स जब भी डिराइव करना है, रेट लॉ जब भी डिराइव करना होता है, सो वी ऑलवेज प्रोसीड विद RDS स्टेप, राइट। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मेरा स्टेप 1 है। अब यहाँ से रेट लॉ डिराइव कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि RDS में सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है, RDS में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ यार कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पावर 1 into न्यूक्लियोफाइल पावर 0, बिकॉज RDS में न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो अब मैं यहां से बोल सकता हूं कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट
ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल कितना होगा, ये 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ये 1 + 0 1 हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो यार इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी इस RDS का 1 है, तो मॉलिक्यूलरिटी इज 1, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं SN1। SN1 क्यों बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 1 मीन्स मॉलिक्यूलरिटी, याद रखें ये 1 ऑर्डर रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये 1 मॉलिक्यूलरिटी रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में ग्राफ प्लॉट करना है, आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन होगा, बिकॉज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। लेकिन अगर मैं यही आपसे पूछूं कि रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल में ग्राफ कैसा होगा, तो रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल में, सिंस रेट न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ही नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो जाए, रेट ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है क्या, नोट कर लीजिए। चलिए ये तो हो गया काइनेटिक्स। अब बात कर लेते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन SN1 रिएक्शन। चलिए SN1 रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हुआ, आप सबको पता है कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, राइट। जैसे RH है तो ये R+ फॉर्म होता है। अब इस R+ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। R+ इज sp2 hybridized. sp2 hybridized means this is a square planar. So carbon 3 bond and plus charge means vacant p orbital will be there, right? So अब क्या होगा, this nucleophile can approach from either side, either from upward direction or from downward direction. अब क्या होगा, इस केस में आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, मीन्स आइदर कार्बन न्यूक्लियोफाइल प्लस, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन से अप्रोच करेगा तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल एंड 3 बॉन्ड्स। तो इन दोनों को अपन बोलते हैं रेस्मिक मिक्सचर। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, रेस्माइजेशन होगा। रेस्माइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ रेस्मिक मिक्सचर। रेस्मिक मिक्सचर क्यों फॉर्म हो रहा है, बिकॉज अगर ये कायरल सेंटर होते हैं तो ये दोनों मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज मीन्स ये दोनों इनैनिशियोमर होते हैं, और इनैनिशियोमरिक पेयर को हम लोग रेस्मिक मिक्सचर बोलते हैं, राइट। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे क्या होगा, SN2 में, याद रखें SN2 में बैक साइड से अटैक हो रहा था। तो SN2 में अगर बैक साइड से अटैक हो रहा था तो वहां पे इन्वर्जन हो रहा था, सिर्फ बैक साइड का प्रोडक्ट बन रहा था। लेकिन इस केस में बैक साइड से भी अटैक हो सकता है, जिस साइड से एक्सपेरिमेंट गया बैक साइड से भी अटैक हो सकता है और फ्रंट साइड से भी हो सकता है। मींस SN1 रिएक्शन में बोथ साइड से अटैक पॉसिबल है। क्लियर है क्या? तो चलिए लिखिए इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व इन SN1 रिएक्शन में। देखिए कि इन SN1 reaction, carbocation is formed as an intermediate. In SN1 reaction, carbocation is formed as an intermediate.
In SN1 reaction, carbocation is formed as an intermediate. Therefore, nucleophile can attack from. Therefore, nucleophile can attack from both sides. Therefore, nucleophile can attack from both sides. That is front side or बैक साइड। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और लेट्स सी ये लिविंग ग्रुप है, दिस वन इज लिविंग ग्रुप। तो अगर ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, पहले स्टेप में तो ये बाहर निकलेगा, फिर ये कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन में sp2 प्लेनर हो जाएगा। जैसे जैसे ये बाहर निकलेगा ये प्लेनर बनता जाएगा। क्लियर है? अब ये बाहर निकल गया, अभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर हो गए, राइट? अब जो मान लीजिए कि दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो आइदर इस साइड से भी अटैक कर सकता है और ये इस साइड से भी अटैक कर सकता है। तो ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड में जिस साइड से लिविंग ग्रुप बाहर गया था, और ये बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, राइट? तो ये बोल रहा हूं मैं कि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट में फॉर्म होगा, सो बोथ साइड अटैक पॉसिबल है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये है, आइडियली होना चाहिए कि 50%, अगर ये कार्बोकेटायन बन गया तो 50% फ्रंट साइड अटैक होना चाहिए, 50% बैक साइड अटैक होना चाहिए। Am I clear? 50% फ्रंट साइड। इमेजिन करो ये बाहर निकल गया, क्या था, ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, कार्बोकेटायन बन गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो आइदर इधर अटैक करेगा या इधर अटैक करेगा। 50% फ्रंट साइड, 50% बैक साइड। आइडियली 50-50 फॉर्म होना चाहिए, लेकिन ये जो बैक साइड अटैक है थोड़ा सा ज्यादा होता है। मीन्स जो इन्वर्जन है कि ऑलमोस्ट 50-50 नहीं होता है, बैक साइड अटैक ऑलमोस्ट 1 या 2% ज्यादा होता है। मीन्स ऐसा हो सकता है 52% बैक साइड अटैक हो, 48% फ्रंट साइड अटैक, 53% बैक साइड अटैक हो और 47% फ्रंट साइड अटैक हो। तो डाउट आएगा अब आपको कि बैक साइड अटैक ज्यादा क्यों हो रहा है। क्लियर है? तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसी पॉइंट में आप आगे कंटिन्यू करें, पहले लिख लें फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए कि बट इसी में कंटिन्यू करें, बट बैक साइड अटैक इज slightly more than front side attack. But back side attack is slightly more than front side attack. अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन सुनते हैं। देखिए होगा क्या, आपके पास Rx है, राइट? स्टेप 1 में क्या होता है, Rx ब्रेक होगा R प्लस और X माइनस में। तो यार ऐसा नहीं है कि मान लो अगर ये Rx है, R है, X है, ये Rx है मान लेते हैं, R और ये जो कैप है इसका X है, राइट? तो वैसे नहीं होगा कि आपने इसको सॉल्वेंट में डाला और ये फटाक से Rx में कन्वर्ट हो गया, R प्लस X माइनस डाला आपने और फटाक से ब्रेक हो गया। ऐसा नहीं होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्लो मोशन में देखोगे इस ब्रेकिंग को, ये Rx है, ये R प्लस X माइनस से ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक होके फिर एक दूसरे से दूर होंगे। क्लियर है? तो भैया Rx के ब्रेकिंग को स्लो मोशन में अगर आप देखेंगे क्या होगा, पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा,
आर एक्स है, ये पॉइंट पहले ब्रेक होगा, राइट। ब्रेक होने के बाद थोड़ा सा दूर जाएगा, फिर दूर जाएगा, फिर दूर जाएगा, दूर जाएगा। पहले तो ये ऐसे ब्रेक होगा थोड़ा सा, आर प्लस और एक्स माइनस बनेगा। पहले जस्ट ये आर एक्स है, पहले तो ये ऐसे ब्रेक होगा, बस अभी ब्रेक हो चुका है। फिर इसके बाद दूर जाएंगे, ब्रेक होने के बाद थोड़ा सा दूर जाएंगे, इनके बीच में थोड़ी सी सॉल्वेंट आ गया। ये जो मैं डबल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि जस्ट इनके बीच में थोड़े बहुत सॉल्वेंट आ चुके हैं, लेकिन बहुत थोड़े से सॉल्वेंट आया है। ये जो ब्रेकिंग हुआ इसको चलिए मैं स्टेज 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं स्टेज 2 बोल रहा हूँ। स्टेज 1 में जस्ट आयन पेयर फॉर्म हुआ, जस्ट आयन पेयर फॉर्म हो गया स्टेज 1 में। स्टेज 2 में मैं बोल सकता हूं कि इनको सॉल्वेंट सेपरेटेड आयंस, मींस आर प्लस और एक्स माइनस है, इनके बीच में थोड़े से सॉल्वेंट आ चुके हैं। फिर क्या होगा, दूर चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप विल बी स्टेज 3 विल बी आर प्लस और ये एक्स माइनस कंप्लीटली बाहर निकल गया। क्लियर है? अब समझे आप, लेट्स से ये न्यूक्लियोफाइल है और ये आर है, ये एक्स है। अगर ये आर प्लस फॉर्म हो गया, थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना, अगर ये आर प्लस फॉर्म हो गया, अब ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल ये बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, राइट, इधर से भी अटैच हो सकता है, या फिर ये न्यूक्लियोफाइल मान लें फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। ये न्यूक्लियोफाइल है, दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, जब आर प्लस बन जाए, राइट। मान लीजिए ये आर प्लस है और ये एक्स माइनस था, पहले आर और एक्स अटैच थे, कुछ नहीं होगा। जैसे ही ये आयन बन गया, आर प्लस और एक्स माइनस आयन बन गया, आर प्लस तो बन गया, तो ये एक्स माइनस अभी इस साइड से, ये जो न्यूक्लियोफाइल है फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है क्या, बिकॉज फ्रंट साइड में अभी भी लिविंग ग्रुप है, तो ये अभी भी बैक साइड से अटैक कर सकता है। फ्रंट साइड से क्यों नहीं अटैक कर सकता है, बिकॉज अभी भी ये न्यू लिविंग ग्रुप यहीं पे प्रेजेंट है, ये इस साइड से अटैक कर ही नहीं सकता है। थोड़ा सा दूर गया, थोड़ा सा दूर गया, स्टेज 2 पे आ गया। स्टेज 2 मीन्स अभी सॉल्वेंट है, इनके बीच में थोड़े बहुत सॉल्वेंट आ चुके हैं। फिर भी ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता है, बिकॉज अभी भी लिविंग ग्रुप यहीं पे है। तो अभी भी अटैक करना है तो ये बैक साइड से अटैक करेगा। जैसे ही ये एक्स माइनस दूर निकल गया, अब ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक करेगा और बैक साइड से भी अटैक करेगा। फ्रंट साइड बैक साइड दोनों अटैक पॉसिबल है। तो अगर यहाँ पे अटैक है, मीन्स कंप्लीट आर प्लस फॉर्म हो चुका है, तो यहाँ पे तो रेस्माइलेशन होगा, राइट। लेकिन स्टेज 1 और स्टेज 2 में क्या होगा, इन्वर्जन होगा, मीन्स सिर्फ बैक साइड से अटैक पॉसिबल है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होगा। तो स्टेज 1 स्टेज 2 में इन्वर्जन, और यहाँ पे दोनों 50-50। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इन्वर्जन ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? तो नोट करें आप, रेस्माइलेशन मतलब आप बोल सकते हैं कि अटैक फ्रॉम both sides। क्लियर? अब देखिए एक चीज, अगर चाहते हैं कि यार रेस्माइलेशन बहुत ज्यादा हो, राइट, अगर मैं इस स्टेज को अगर कम कर दूं, इस स्टेज 1 और स्टेज 2 का ड्यूरेशन कम कर दूं, तो इन्वर्जन कम हो जाएगा, राइट। तो ये स्टेज 1 और स्टेज 2 का ड्यूरेशन कब कम होगा,
अगर ये R प्लस बहुत ज़्यादा स्टेबल है, R प्लस अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो R प्लस फटाक से बनेगा। अगर R प्लस फटाक से बनेगा मतलब ये RX था, R प्लस बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है का मतलब ये X माइनस को फटाक से बाहर निकाल के R प्लस बना देगा। मीन्स अगर R प्लस स्टेबल है तो ये RX से R प्लस फटाक से बनेगा, फटाक से बनेगा तो स्टेज 1 और स्टेज 2 का ड्यूरेशन कम होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2 का ड्यूरेशन कम होगा तो इन्वर्जन रिलेटिवली कम हो जाएगा। मीन्स आपको रेसमाइजेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। मीन्स अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ दे परसेंटेज रेसमाइजेशन कब ज़्यादा होगा, तो परसेंटेज रेसमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल है तो फिर रेसमाइजेशन का परसेंटेज ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? नोट कर लिया? चलिए एक पॉइंट और, अब SN2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे या वीक न्यूक्लियोफाइल? आप अपन ने देखा था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, क्योंकि SN2 में क्या होता है, RX है, RX को देखते ही न्यूक्लियोफाइल फटाक से अटैक करेगा, RNU फॉर्म होगा, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन SN1 में क्या होता है, RX है, न्यूक्लियोफाइल भी आपने ऐड कर दिया, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज पहले ये वेट करेगा यार कि पहले RX है, पहले ब्रेक हो जाए R प्लस और X माइनस में, जैसे ही R प्लस फॉर्म होगा अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। मींस इस केस में आपको न्यूक्लियोफाइल ऐसा होना चाहिए जो फटाक से अटैक नहीं करे, न्यूक्लियोफाइल वेट करे कि यार R प्लस फॉर्म हो जाए पहले, अगर R प्लस फॉर्म हो गया फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रीफर नहीं करेंगे, बिकॉज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रीफर करेंगे तो ये फटाक से अटैक कर देगा, और हमें फटाक से अटैक नहीं करना है, हमें क्या करना है, वेट करना है। कब तक वेट करना है? जब तक R प्लस फॉर्म ना हो जाए। इसीलिए मैं बोलूँगा कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग या वीक, आपको वीक न्यूक्लियोफाइल लेना चाहिए। तो लिखे इसे पॉइंट की For SN1 reaction, weak nucleophile is preferred. For SN1 reaction, weak nucleophile is preferred. Solvent के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सॉल्वेंट तो पोलर होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात ही नहीं करेंगे, बिकॉज ये सब पोलर मॉलिक्यूल है, इनको पहले डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व करने के लिए आपको पोलर सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। पोलर में भी दो केस होते हैं, पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक। देखो यार, मुझे न्यूक्लियोफाइल है, अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लूं, हमने वैसे लास्ट क्लास में देखा है कि अगर मैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लूंगा तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन फेवर करता है, पता है। अब अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लूंगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल को ये वीक करेगा। अगर ये वीक बनाएगा तो ये फटाक से अटैक नहीं करेगा इस पे। अच्छी बात है, हमें तो न्यूक्लियोफाइल को वीक बना के रखना है भाई, कि तू अटैक मत कर, R प्लस फॉर्म हो जाने दे, जैसे ही R प्लस फॉर्म होगा तब तू जाके अटैक कर। तो बहुत अच्छी बात है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट करेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम करेगा, SN1 की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। सेकेंड लॉजिक, RX को ब्रेक करना है, R प्लस और X माइनस फॉर्म करना है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, इस R प्लस को सॉल्वेट करेगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर R प्लस को और X माइनस को सॉल्वेट करेगा तो ये स्टेबल बनेगा, R प्लस स्टेबल बनेगा, फटाक से फॉर्म होगा,
मतलब कि ये RX भी फटाक से ब्रेक होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में R प्लस को स्टेबल करने से, ध्यान से सुने, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट R प्लस को स्टेबलाइज करेगा। क्यों स्टेबलाइज करेगा? बिकॉज ये R प्लस का भी सॉल्वेशन करेगा। सॉल्वेशन से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो अगर इसको सॉल्वेट करेगा तो इसका भी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, फटाक से फॉर्म होगा, फटाक से फॉर्म होगा, तो ये RX इजीली ब्रेक होगा, इजीली ब्रेक होगा, तो SN1 रिएक्शन ज्यादा होगा। इसीलिए हम लोग SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज प्रेफर्ड, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज प्रेफर्ड इन SN1 reaction. Polar protic solvent is preferred in SN1 reaction because, अब तो लॉजिकली सीखते हैं दोनों। फर्स्ट, it solvates nucleophile, it solvates nucleophile, it solvates nucleophile, so nucleophilicity decreases. It solvates nucleophile, so nucleophilicity decreases. Point number 2, it stabilizes carbocation bond. It stabilizes carbocation bond. मतलब ये तो गया SN2 और SN1 रिएक्शन दोनों अपन ने पढ़ लिए। अब मैं कंक्लूड करने का ट्राई करूंगा। यहाँ पे अगर मैं सॉल्वेंट ले लूं, लेट्स से CH3X, CH3 CH2X, CH3 CH, CH3X और CH3C, CH3 CH3X, ये मैंने 4 सबस्ट्रेट ले लिया। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा, राइट? तो रेट ऑफ SN2 क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर है? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन भी इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीज होगा। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ SN1 क्या होगा? इंक्रीज होगा। मींस लेफ्ट टू राइट रेट ऑफ SN1 इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट रेट ऑफ SN2 डिक्रीजेस। इतना तो क्लियर हो गया है कि ये मॉलिक्यूल SN1 सबसे ज्यादा देगा, SN2 देगा ही नहीं। मतलब 3 डिग्री है तो सिर्फ आप SN1 रिएक्शन करें। फिक्स हो गया। इनके कार्बोकेटायन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो ये भी SN1 रिएक्शन नहीं देंगे। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिएक्शन देंगे? SN2 रिएक्शन देंगे। तो जनरली 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है या फिर मिथाइल हैलाइड है, तो ये SN2 रिएक्शन देते हैं। क्लियर है? 2 डिग्री के केस में कंफ्यूजन होगा, तो 2 डिग्री यार SN2 भी दे सकते हैं और SN1 भी दे सकते हैं। तो डिसाइड कैसे करेंगे? अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का रोल आएगा। आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग है तो SN2 देगा, अगर ये वीक है तो फिर क्या देगा? SN1 देगा। तो ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ये SN2 भी दे सकता है और SN1 भी दे सकता है, दोनों ही दे सकता है। किस पे डिपेंड करेगा? तो न्यूक्लियोफाइल पे। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1। यह ध्यान रखेंगे।
नोट कर लीजिए आप। चलिए मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं आपको एक चीज बता दूं कि बेंजाइलिक और अलाइलिक आपको पता होना चाहिए। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इस कार्बन को बोलते हैं अलाइलिक, राइट। और बेंजीन से अटैच्ड कार्बन है, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक, राइट। चलिए मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। फर्स्ट C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X, आपको बताना है ये SN1 और SN2 में कौन सा रिएक्शन देगा। सेकेंड बेंजीन पे आयरन, थर्ड साइक्लोप्रोपेन पे आयरन, ये SN1 देंगे SN2 देंगे। फोर्थ यहां भी आपको वही करना है, SN1 या SN2। फिफ्थ CH3 पे फ्लोरीन या फिर CH3 पे मैं L बोल देता हूँ, और L इज फ्लोरीन या NH2 या फिर OH या फिर H या फिर R, ये सब बैड लिविंग ग्रुप है ऑल इन ऑल। सिक्स CH3 CH2 Cl, फिर चलिए 9th में 3 डिग्री बेंजाइलिक और 3 डिग्री अलाइलिक। 10th 1 डिग्री और 2 डिग्री बेंजाइलिक और अलाइलिक। चलिए वैसे मैं सारे एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ, राइट। चलिए देखते हैं ये 1 to 10 में देखते हैं आपको ये रिएक्शन SN1 देंगे या फिर SN2 देंगे। इस केस में देखेंगे आप, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे हैलोजन है, हैलोजन के पास लोन पेयर है, तो ये रेजोनेंस में आता है, मीन्स यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण विनाइलिक हैलाइड ये लिक्विड लिविंग ग्रुप नहीं है, ये बैड लिविंग ग्रुप बन गया, ये बाहर जाएगा ही नहीं यार। क्यों नहीं जाएगा? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जब X माइनस बाहर जाएगा ही नहीं तो ये X माइनस का सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं। जब सब्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा तो ना ही ये SN1 देगा ना ही ये SN2 देगा। इसलिए याद रखें पहला एग्जांपल, विनाइलिक हैलाइड SN1 भी नहीं देंगे और SN2 भी नहीं देंगे। क्लियर है? यहाँ भी फिनाइलिक हैलाइड में यहाँ भी हैलोजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा, तो ये भी SN1 भी नहीं देगा, SN2 भी नहीं देगा। तो बेंजीन से भी अटैच्ड अगर हैलोजन है, ये भी SN1 और SN2 नहीं देगा। थर्ड है साइक्लोप्रोपेन में हैलोजन। आपको पता है कि अगर ये SN1 हो जाए तो ये कुछ ऐसा फॉर्म होगा, बेंजीन पे से प्लस। आपको पता है इसमें एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा है ऑलरेडी, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो भी इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, और आप इसको प्लस फॉर्म करके sp2 बना रहे हो, तो
sp2 ट्रांजिशन स्टेट है, sp2 इंटरमीडिएट कभी बन सकता है क्या? तो एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होने के कारण ये प्लस फॉर्म ही नहीं होगा, तो ये SN1 देगा ही नहीं। SN2 में भी सेम लॉजिक, आपको पता है कि इसका ट्रांजिशन स्टेट बने तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बाहर जा रहा होगा, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा, ये इसका ट्रांजिशन स्टेट होगा। SN2 में क्या होता है कि लिविंग ग्रुप बाहर जाता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है, तो जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है SN2 में भी। तो एंगल स्ट्रेंथ आपको पता है यार, जब ये sp3 हाइब्रिडाइज था तो एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा था, अब इसको sp2 हाइब्रिडाइज कर दे रहे हो, एंगल स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो गया। तो ये कभी भी एंगल स्ट्रेंथ इंक्रीज होने के कारण ये फॉर्म ही नहीं होगा, तो ये भी SN2 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इसका रीजन है ड्यू टू इंक्रीज इन एंगल स्ट्रेन इन ट्रांजिशन स्टेट। SN1 में आप बोल सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन एंगल स्ट्रेन इन इंटरमीडिएट, ये भी नहीं देगा। फोर्थ की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे प्लस फॉर्म नहीं हो सकता है, ब्रेड्स रूल पता है ना, तो SN1 होगा ही नहीं बिकॉज ऑफ ब्रेड्स रूल। इन ब्रिज हेड पे कभी भी प्लस चार्ज फॉर्म नहीं हो सकता है। अब देखा जाए SN2 ये 3 डिग्री है यार, राइट, बैक साइड से अटैक पॉसिबल है क्या? नहीं, 3 डिग्री है तो SN2 भी नहीं होगा, तो ये भी SN1 और SN2 नहीं देगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये सब CH3 के साथ अगर फ्लोरीन, NH2OH, हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप ये सब लगे हो, ये सब बैड लिविंग ग्रुप है, इसलिए इनका सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है, इसीलिए SN1 SN2 नहीं देंगे। इसमें 1 डिग्री है, 1 डिग्री क्या देगा? SN1 या SN2? तो ये SN1 नहीं देगा, SN2 देगा। 2 डिग्री है, 2 डिग्री कौन सा रिएक्शन देगा? SN1 भी दे सकता है और ये SN2 भी दे सकता है। कैसे डिसाइड करेंगे? न्यूक्लियोफाइल से, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2। 3 डिग्री है, 3 डिग्री कौन सा रिएक्शन देगा? SN1 देगा, SN2 नहीं देगा। 3 डिग्री बेंजाइलिक और 3 डिग्री अलाइलिक। 3 डिग्री है, 3 डिग्री बेंजाइलिक का मतलब मैं चलो एग्जांपल दे दूं, बेंजीन पे कार्बन, कार्बन, कार्बन पे क्लोरीन, ये देखिए कार्बन जिससे अटैच है क्लोरीन से 3 डिग्री है और ये बेंजाइलिक है, तो ये 3 डिग्री बेंजाइलिक हो गया। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड C लेते हैं तो ये 3 डिग्री अलाइलिक हो जाएगा। 3 डिग्री है तो ये SN2 नहीं दे सकता है बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। कौन सा रिएक्शन देगा? ये SN1 देगा, SN2 नहीं देगा। 1 डिग्री और 2 डिग्री बेंजाइलिक और अलाइलिक, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में क्या होता है? जैसे मान लो pH CH2 Cl, तो अगर मैं Cl माइनस हटाऊं कार्बन पे प्लस बनेगा, तो कार्बन पे अगर प्लस बनेगा तो ये कार्बोकेटायन स्टेबल है, SN1 दे सकता है, और 1 डिग्री है SN2 भी दे सकता है। इसीलिए 1 डिग्री और 2 डिग्री ये SN1 भी दे सकते हैं और SN2 भी दे सकते हैं। किस पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियोफाइल पे। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1। तो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2। नोट कर लीजिए। चलिए अभी के लिए आप याद रखें कि वीक न्यूक्लियोफाइल में वाटर हो गया, राइट, ROH, CH3OH, मतलब ये सब वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में क्या देखें? OH माइनस, SH माइनस, RO माइनस, Ca माइनस, ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं।
आई माइनस कर देख सकते हैं, एटलीस्ट इतना याद रखें आप, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये सब वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। इसलिए मैं इस पे कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आपको ट्राई करना है। आपको पहले ये डिसाइड करना है रिएक्शन SN1 होगा या SN2 होगा, फिर प्रोडक्ट लिखना है। एग्जाम्पल फर्स्ट POH माइनस, PH CH2Cl पे CH3OH, ये CH3OH जस्ट सॉल्वेंट है, दिमाग ना लगाएं। CH3O माइनस बस अटैक करेगा, ठीक। आपको रिएक्शन सोचना है क्या होगा। सिंपली अटेम्प्ट करना है। इसका आंसर देखते हैं। OH माइनस के साथ ये 1 डिग्री बेंजाइलिक है, 1 डिग्री बेंजाइलिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN1 या SN2 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग है तो SN2 मींस ये बन जाएगा PHCH2OH। क्लियर है। 1 डिग्री बेंजाइलिक वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ये SN1 रिएक्शन होगा, समझ में आ रहा है। 1 डिग्री बेंजाइलिक और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये बन जाएगा PHCH2OH।
CH3OH से क्या आएगा, OCH3 आएगा, सिंगल बॉन्ड OCH3, राइट। थर्ड देखा जाए MECATBRH, तो यार ये 2 डिग्री है और ये स्ट्रॉन्ग है, 2 डिग्री पे स्ट्रॉन्ग, क्या बनेगा 2 डिग्री, SN1 SN2 दोनों ही दे सकता है और ये स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये SN2 होगा। SN2 मतलब ये OCH3 माइनस बैक साइड से अटैक करेगा, तो जहां पे ब्रोमीन है उसके बैक साइड पे OCH3 अटैच कर दो, मिथाइल कार्बन इथाइल OCH3 पे हाइड्रोजन, क्लियर है। फोर्थ में देखा जाए 3 डिग्री है ये, तो ये 3 डिग्री बेंजाइलिक है, SN1 ले सकते हैं, OCH3। अब SN1 में दो बन सकते हैं, जिस साइड से बाहर जा रहा है वो वहां भी अटैच कर सकते हो और इसके बैक साइड से भी अटैच कर सकते हो, मींस ये बन सकता है फिनाइल कार्बन इथाइल, यहाँ भी OCH3 आ सकता है, या फिर इसके बैक साइड से भी आ सकता है फिनाइल कार्बन इथाइल और बैक साइड में OCH3 और यहाँ पे बैक साइड वाले ग्रुप को फ्रंट साइड पे ला दो। तो SN1 में आपको क्या करना है, जिस साइड से लिविंग ग्रुप जा रहा है, बाहर से जा रहा है तो बाहर भी अटैच कर दो एक बार बाहर जा रहा है तो अंदर वाले ग्रुप पे न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर दो। फिफ्थ में देखते हैं, तो फिफ्थ यानी 3 डिग्री है, 3 डिग्री और वीक न्यूक्लियोफाइल SN1, तो SN1 में 2 प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, इथाइल कार्बन मिथाइल प्रोपाइल OCH3 प्लस इथाइल कार्बन मिथाइल OCH3 प्रोपाइल। जिस साइड से बाहर जा रहा है उसी साइड पे एक बार अटैच कर दो OCH3 नीचे, एक बार इसके अपोजिट डायरेक्शन में अटैच करो, दोनों करना पड़ेगा। ये देखिए 2 डिग्री है और ये वीक है, तो SN1 होगा, SN1 में फिर से आपको 2 प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, एक बार OCH3 गेल के प्लेस पे ही रिप्लेस कर दो, इथाइल कार्बन मिथाइल हाइड्रोजन OCH3 प्लस एक बार बैक साइड से अटैच कर दो, इथाइल कार्बन मिथाइल OCH3 और हाइड्रोजन। 2 डिग्री है, पहले देखिए 2 डिग्री है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग है तो क्या बन जाएगा SN2। जिस साइड से जा रहा है उसके बैक साइड से अटैच कर दो, इथाइल कार्बन मिथाइल बैक साइड से OH, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये देखा जाए तो 2 डिग्री है, बेंजाइलिक, वीक है, तो फिर ये SN1 में 2 प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, फिनाइल कार्बन मिथाइल हाइड्रोजन OCH3 प्लस फिनाइल कार्बन मिथाइल OCH3 हाइड्रोजन। इस केस में फिर से 2 डिग्री है और स्ट्रॉन्ग है, SN2 होगा, तो SN2 में फिनाइल कार्बन मिथाइल बैक साइड से OCH3 अटैच कर दो और यहाँ पे INX-Cl डालेगा। बस आपको समझ में आना चाहिए कि रिएक्शन SN1 होगा या फिर SN2 होगा, फिर बहुत क्लियर है। नाइन्थ और 10th ब्रोमीन क्लोरीन SH माइनस CH2 CH3 CH2 ब्रोमीन पे SH माइनस SH minus just 1 mole है, SH minus 2।
CH3 माइनस, जस्ट वन मोर। एक और लिख सकते हैं 14। चलिए ये ट्राई करते हैं। इसमें देखिए एसिड माइनस है तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। आपको पता है ये ब्रोमीन रिप्लेस नहीं होगा तो इसी क्लोरीन पे रिएक्शन होगा, तो आप क्या लिख सकते हैं प्रोडक्ट ब्रोमीन, यहाँ पे एसिड हो जाएगा। क्लियर? इसमें देखा जाए एसिड माइनस SN2 रिएक्शन देगा, लेकिन ये ब्रोमीन पे आपको पता है कि मैं लास्ट क्लास में बताया होगा कि कुछ ऐसा सिस्टम है, कार्बन पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन कार्बन, ये भी SN2 प्रैक्टिकली नहीं देता है बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट? जिस कार्बन से अटैच है इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये SN2 नहीं देगा। याद है कल मैंने बताया था उस पर ऑलमोस्ट रेट 0.0001 होता है। इस केस में देखिए ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, नेक्स्ट कार्बन ये है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इसके रिस्पेक्ट में कम है, मीन्स यहाँ पे रिएक्शन देगा। तो ये बन जाएगा SH सिंगल बॉन्ड CH2 C पे कार्बन कार्बन CH2Br, ये होगा। यहाँ पे देखिए SH माइनस है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो रिएक्शन किस पे होगा 2 डिग्री, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 प्रीफर करेगा। यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप कौन सा है आयोडीन, इसलिए रिएक्शन यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन इस पे हो, आयोडीन पे हो। 14th देखा जाए तो जस्ट क्या कर रहे हैं, ये 2 डिग्री है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 बैक साइड से आप अटैच कर दो यार, CH3 बैक साइड से आपको अटैच करना है। इस केस में ब्रोमीन एंड क्लोरीन पे इस पे रिएक्शन होगा, ब्रोमीन गुड लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन पे होगा, बैक साइड से अटैक कर दो यार, यहाँ पे CN, यहाँ पे H, इथाइल क्लोरीन हाइड्रोजन मिथाइल। इस केस में यहाँ भी बैक साइड से अटैक करो, जाएगा आयोडीन हाइड्रोजन इथाइल मिथाइल, राइट, प्लस I माइनस, बाहर जाएगा ये I माइनस, लेकिन यार फिर से ये I माइनस फिर से अटैक कर सकते हैं इस पे, तो ये बन जाएगा, फिर अटैक करेगा, ये बनेगा, फिर ये, फिर मतलब अगर ये मॉलिक्यूल है अगर इस I माइनस का अटैक करेंगे तो फिर क्या होगा, ये बनेगा दिस प्लस I माइनस, लेकिन ये I माइनस फिर से कुछ यही सिस्टम बन गया यार,
फिर से अटैक कर सकता है, ये बन जाएगा, फिर अटैक करेगा, ये बनेगा। मींस इस केस में वैसे है तो ये SN2 रिएक्शन, SN2 में यूजुअली इन्वर्जन होता है, लेकिन अगर लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल सेम हो, इस केस में रेस्माइजेशन होगा। रेस्माइजेशन इन SN2 if nucleophile and living group are same. क्लियर है? जी आज के इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।